एक मिनट, एक तो पहले, हाँ, एक टाइम पे एक ही काम होता है, एक तो एडमिट होता है, नहीं तो स्टूडेंट यहाँ पर शेयरिंग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट एक मिनट, समथिंग इज नॉट राइट, इट शुड बी विजिबल। एक मिनट, विजिबल हो गया तो प्रॉब्लम है। तो इसे एक बार ट्राई करता हूँ। आई होप अभी वो विजिबल हो जाए आपको। हो गया तो मुझे बोल दो, मैं शुरू करता हूँ। Is it visible? Not yet, sir. No sir. No, not sir. yet. यहाँ से तो हो गया है। हाँ, अभी इट इज इन प्रोसेस प्रेजेंटिंग। किसी को दिखाई दिया तो मुझे बोल देना। यहाँ से तो हो गया है प्रेजेंट, नहीं अभी तक? Yes, sir, it's visible. हाँ चलो, we are 30। हाँ चलो, तो in the last lecture, without wasting time, okay, I have already taken so much time, almost 8 minutes. Okay, during this process of having discussion about administration of justice in the early part of British settlement, हम आ गए थे सेटलमेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट मद्रास हमने पूरा डिटेल में देखा। नाउ वी आर गोइंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट बॉम्बे। और बॉम्बे में विदाउट वेस्टिंग टाइम बैकग्राउंड देखा था, कैसे ब्रिटिश लोगों के हाथ में बॉम्बे आया। ओके, शादी के तोहफे के हिसाब से वो कैसे राजा के पास आया और राजा ने $10, नॉट डॉलर, 10 पाउंड सालाना रेंट पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पर दे दिया। उसके बाद 1668 टू 1683 ये पहला स्टेज था। इस पहले स्टेज में चार्टर ऑफ 1668 एंड चार्टर ऑफ 1672, पहले स्टेज में बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 5 जजेस का एक कोर्ट दोनों यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। ओके, अप टू 200 जेरा फाइन्स, up to 200 जेरा फाइन्स, the power or the authority was given to the court in each division। ठीक है, एक मिनट है स्टूडेंट। So it was in each court there were 5 judges। उनका जुरिडिक्शन हमने देखा था, अपील कहाँ पे जाता था वो भी देखा था। जब मैं आपको 2-4 दिन में नोट्स दे दूंगा तो आप वो डिटेल में पढ़ सकते हो। आफ्टर 4 years in 1672, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे न्यूमेरिकल मिस्टेक है थोड़ा सा। 1672 के प्लान में नाउ earlier Bombay was divided into 2 parts, now it was divided into 4 parts। okay, एक परमानेंट जज बिठाया गया सेपरेट कोर्ट में, जज विलकॉक्स, एंड बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इन ईच पार्ट जस्टिसेस ऑफ पीस वेयर अपॉइंटेड। सिविल केसेस के लिए वो हफ्ते में 1 बार बैठते थे, क्रिमिनल केसेस के लिए वो महीने में 1 बार बैठते थे। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस: committal by the justice of peace after preliminary inquiry and actual trial by the court with the help of jury
ये सब मैंने आपका बैकग्राउंड, इसका कंपैरिजन आज के साथ हमने कंप्लीट किया था। आखिरी पार्ट मैंने बोला था दैट if a matter is decided for a certain amount, out of it 5% was taken up as a court fee. लेकिन अगर किसी आदमी की, किसी पार्टी की टोटल वैल्यू 60 ज़ेरा फाइन से ज्यादा नहीं है तो ही वॉज कंसिडर्ड एज पॉपर, गरीब माना जाता था और उसको कोर्ट फी नहीं लगती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट a new court of conscience was appointed to decide small petty civil cases up to 20 यहाँ पर हफ्ते में एक बार कोर्ट बैठता था और कोर्ट फी वहां पर नहीं थी। जजेस को अब किसी भी ट्रेड में शामिल होने का अधिकार नहीं था। दे वर पुट ऑन एनुअल सैलरी ऑफ 200 रुपीज, एक बहुत बड़ी रकम देकर उनको अपॉइंटमेंट किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, आप सिर्फ यहाँ पर कोर्ट का काम देखो, बाकी काम में आपको अधिकार नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि it was a first step to establish an independent judiciary। पहली बार एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, भले तब डेमोक्रेसी नहीं थी, ना ही अंग्रेजों की पूरी तरह हुकूमत थी इंडिया पे, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप पे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट होता है, वैसे ही एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पर बनाई गई। जज को अगर सैलरी मिलती है तो ही डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ अफेयर्स, तो ही कुड एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी विदाउट फेवर, विदाउट एनी विदाउट एनी फियर, ना ही किसी के फेयर के साथ, ना ही किसी के डर के साथ वो अपनी काम चला सकता था। वो बिंदास अपना डिसीजन दे सकता था एज पर द लॉ, एज पर द ट्रेडिशन, जो भी लॉ एप्लीकेबल है। और इस एंगल पर ये सिस्टम चल रही थी 1682 तक, आगे पीछे, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 1682, 81, 82 के आसपास वहाँ की जो ये लोकल लोग हैं, केगविन्स, जंगल में रहने वाले, वहाँ पर वो रिवॉल्यूशन हुई, रिबेलियन हुई और अंग्रेजों को उन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया। अब ये होने के बाद आता है 1683। अब यहाँ पर लिखा नहीं है, विद इन द पीरियड ऑफ 1 year ब्रिटिशर्स अगेन रिकैप्चर्ड द एरिया ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे को उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया और रिकैप्चर करने के बाद नाउ एडमिरल्टी कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे। देखो एडमिरल्टी कोर्ट पहले कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, कैन यू डू यू रिमेम्बर? देखो ये इसके पहले तो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है एडमिरल्टी कोर्ट। Where was it first established एडमिरल्टी कोर्ट? मुझे बताओ जल्दी से, याद आ रहा है कोई? मद्रास। मद्रास में। और उसका रीजन क्या था? एडमिरल्टी कोर्ट का मेन काम क्या था, बोलिए सर? इट वाज मद्रास टू ट्राई द केसेस अगेंस्ट पायरेसी। पायरेसी, ओके। तो मैरीटाइम केसेस, पायरेसी केसेस, ओके। समुद्र में होने वाले जो भी गुनाह है, पर्टिकुलरली पायरेसी के जो केसेस थे, समुद्र में जो लूट होती थी, वो जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस था, क्योंकि लूट नहीं होती थी, वहां पे मर्डर भी होते थे समुद्र में। तो ये मैरीटाइम केसेस, पायरेसी केसेस चलाने के लिए मद्रास में पहली बार एडमिरल्टी कोर्ट एस्टैब्लिश किया। बट इन बॉम्बे, व्हेन ब्रिटिशर्स अगेन रिकैप्चर्ड बॉम्बे इन 1683, a new charter was issued by the king, of course with the application, on the basis of application made by the company, वो चार्टर इशू किया गया और बॉम्बे में अब मद्रास के धरती पर एडमिरल्टी कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन ये एडमिनिस्ट्री कोर्ट 1684 में जब एडमिरल्टी कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ तो इसका जो स्कोप था, इसका जो जुरिस्डिक्शन था, वो जरा ज्यादा ही था। ओके, उसका ओरिजिनल काम तो था ही। इन एडिशन टू एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम केसेस, इस कोर्ट को सिविल और क्रिमिनल केसेस चलाने का भी अधिकार नाम था, बट इट वाज एन ऑल ओवर, ऑल इन वन कोर्ट। ओके, और इसका रीजन क्या था ये भी समझ लो। इसका रीजन ये था कि वो जो रिबेलियन हुई थी, ओके, 1683-84 में जो पेगविन्स रिबेलियन हुई थी बॉम्बे में, जहां से अंग्रेजों को बॉम्बे छोड़ दिया
छोड़ के जाना पड़ा ड्यू टू दैट। देखो, जब भी कोई सरकार चेंज होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल पावर पूरी तरह गायब हो जाती है, तो पूरा सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाता है, वहां का सिस्टम पूरा रुक जाता है। और वही हुआ बॉम्बे में जब रिबेलियन हुआ तो ऑल द कोर्ट्स सिचुएटेड और ऑपरेटिंग इन द बॉम्बे सिटी और उसके आसपास के एरिया, वो सब बंद हो गए, वो खत्म हो गए। और एक साल बाद जब अंग्रेज वापस आए वहां पर, तो वहां पर सारे के सारे कोर्ट्स फिर से शुरू करने के वजह उन्होंने क्या किया, एक नया कोर्ट शुरू किया। देखो, वो पुराने कोर्ट भी रिव्यू कर सकते थे बाय द ऑर्डर ऑफ चार्टर ऑफ 1683, और ये चार्टर आना जरूरी भी था। मैं आपको यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर लिखी नहीं है वो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखो। जब भी कोई पॉलिटिकल पावर चेंज होती है बाय वायलेंस, बाय रिबेलियन, हमारे इंडिया में भी पॉलिटिकल पावर चेंज हो सकती है 5 साल के बाद बाय इलेक्शन, बट इट इज ऑलवेज विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये इशू नहीं होगा। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पावर बाय वायलेंस पूरी तरह चेंज हो जाती है और फिर नई सरकार या नया पूरा साम्राज्य वहां पे आ जाता है, तो वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव लेजिटिमेसी प्रोग्राम। इसी लैंग्वेज में जब अंग्रेज 80s 1 साल के लिए ही क्यों ना हो, वो जब बाहर गए थे तो पॉलिटिकल सिस्टम पूरी बंद हो गई थी। इन ऑर्डर टू रिव्यू, in order to revive it, in order to make it begin again, वो नया चार्टर आया, चार्टर ऑफ 1683, वो जरूरी था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराना सिस्टम रिवाइव नहीं किया, उन्होंने एक नया कोर्ट लाया, एडमिरल्टी कोर्ट, और उसको सारे क्या दे दिए गए, पावर वहां पर दिए गए, क्योंकि रिबेलियन की वजह से बाकी के सारे कोर्ट वहां पर बंद हो गए थे। अब ये नया कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट, it was decided over by a learned person in law, ऐसा पर्सन जो लॉ का जानकार था, ऐसा आदमी वहां का हुआ करता था। ओके, it was independent court and criminal cases were to be decided with help of jury। अब यहाँ पर एक चेंज किया गया, क्रिमिनल केस में it was a इंडिपेंडेंट कोर्ट। क्यों इंडिपेंडेंट, क्योंकि जज का और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध नहीं था, ही वाज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। और सो फार एज क्रिमिनल केसेस वर कंसर्न, जूरी सिस्टम वाज इंटैक्ट। सिविल केसेस में जूरी सिस्टम नहीं थी, क्रिमिनल केसेस में जूरी सिस्टम वाज टू बी यूज। और इंग्लिश लॉ, नाउ इट वाज लेड डाउन दैट इंग्लिश लॉ applied in this case, but of course with the anecdote, कस्टम है, कोई लोकल लॉ है, पर्सनल लॉ है, तो वो अप्लाई होगा। इन अदरवाइज इंग्लिश लॉ, पर्टिकुलरली क्रिमिनल केसेस में इंग्लिश लॉ अप्लाई करने की बात वहां पर की गई। और ये सब होने के बाद एक चीज 7 साल तक चली, एवरीथिंग वाज अनस्टेबल। आज 100 साल राज चला तो भी लगता है किसी राजा ने 100 साल राज किया तो भी चलता है, इतना बड़ा नहीं चला, इतना ज्यादा नहीं चला। और ये 7 साल तो इट वाज अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो 7 साल ये सिस्टम वहां पर चली, और 7 साल के भीतर ही इन 1609 ओके, मुगल एडमिरल जो था सिद्दी, उसने फिर से हमला कर दिया, और हमला करने के बाद बॉम्बे का जो सिस्टम था अंग्रेजों का, वो फिर से बंद हो गया। और इस तरह से 1690 से 1718 तक दिस सिचुएशन remain as it is for the period of 28 years. Wait. The system, when the Britishers lost Bombay to the मुगल एडमिरल सिद्दी, उनके हाथ से बॉम्बे गया और 28 साल तक उनको वेट करना। अब आफ्टर द गैप ऑफ 30 इयर्स, 28-29 साल बाद अंग्रेजों ने फिर से 1716-1717 में वहां पर फिर से बॉम्बे कब्जा किया, एंड दे अगेन रिगेन द
पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल पावर ऑफ बॉम्बे। उन्होंने फिर से कब्जा किया एंड इन एंड अराउंड आफ्टर द गैप ऑफ 30 years कोर्ट रीअपियर्ड। यहाँ पर अपीयर हुआ लिखा है, द कोर्ट्स रीअपियर्ड अगेन ऑन March 25, 1718। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं, ओके आप होशियार हो या ना हो, ये ऐसे इतने डिटेल की डेट देख के पता नहीं चलती, इवन इफ ऑब्जेक्टिव इज देयर, ओके बाकी के कंटेंट ध्यान में रखो। अब 25 मार्च 1718 में नया कोर्ट आया, तो वो कोर्ट कैसा था देखो। इस कोर्ट में थे 9 जजेस। यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, 5 इंग्लिश, ओके लेट मी डिसाइड, लेट मी वेरीफाई, 5 ब्रिटिश 4 इंडियन है या 4 इंडियन 5? मुझे तो लगता है 5 ब्रिटिश और 4 इंडियन थे, ओके 5 ब्रिटिश एंड 4 इंडियन जजेस वेयर देयर, टोटल 9। लेकिन इंडियन जजेस जो थे they were representatives of different community, हिंदू, मुस्लिम, पोर्तुगीज, क्रिश्चियन, पारसी। इनमें से किसी 4 कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर लिए जाते थे। पारसी कम्युनिटी का आदमी वहां पर कब था नहीं था हमें पता नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो कंपलसरी थे ही थे, ओके। क्रिश्चियन की बात अगर हम करें तो वो उनको इंग्लिश लॉ अप्लाई होता था, वो अंग्रेजी लोग भी वहां पर जानते थे। अगर कोई क्रिश्चियन है इंडिया में तो क्रिश्चियन को कौन सा लॉ अप्लाई होता है? इंग्लिश जजेस वेल वर्स्ड विद द क्रिश्चियन लॉ बिकॉज वो इंग्लिश लॉ ही था। लेकिन जहां तक हिंदू, मुस्लिम, पोर्तुगीज और पारसी लोग हैं, इनका पर्सनल लॉ क्या है, इनके क्या रूल्स रेगुलेशन, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, इसके बारे में इंग्लिश जजेस को पता नहीं था। तो इंडियन लोगों को जजेस बनाने का उन्होंने कोई उपकार नहीं किया, उनको जरूरत थी। Why these people from different communities were taken as judges on the bench? क्योंकि अगर कोई उस कम्युनिटी की पार्टी यहाँ पर आती है तो उनके कम्युनिटी का लॉ क्या है वो समझाने के लिए, उसके संबंध में हेल्प करने के लिए ये लोग जरूरी होते थे, ओके। तो इस तरह से in order to help the judges to decide the cases according to personal laws of a particular party, ये लोग वहां पर जरूरी थे। They were to assist the English judges। यहाँ पे इनको कितना महत्व था आगे लिखा है। अब ये कोर्ट क्या डिसाइड करता था? सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, टेस्टामेंटरी केसेस। द कोर्ट वाज टू फंक्शन इन सेशन। ये कोर्ट कोई रोज बैठने वाला कोर्ट नहीं था। एज एंड व्हेन डिसाइडेड वो सेशन में काम करता था। यहाँ पर कुछ डिसीजन लिखा नहीं है, लेकिन हम मानेंगे महीने में एक बार या फिर साल में 2-4 बार 15-20 दिन उनका कार्यवाही चलती होगी, ऐसा कुछ होता होगा। बट इट वाज नॉट अ परमानेंट कोर्ट कि सालों के 365 दिन छोड़ के वो चालू है, नहीं था। यहाँ पर जुरिसडिक्शन जो लिखा है, सिविल जुरिसडिक्शन आपको पता है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन आपको पता है, टेस्टामेंटरी किसको पता है ये वर्ड? मैंने आपको बोला था टेस्टामेंटरी जुरिसडिक्शन कोर्ट का इसका मतलब क्या होता है? कोई बोल सकता है मुझे? इज देयर एनीवन? हाँ या ना? पता नहीं है तो ना बोलो, मैं बोलता हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? टेस्टामेंटरी, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज टेस्टामेंट। अब टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है उनको तो पता ही होना चाहिए। टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, रिलीजियस बुक को, ओके बाइबल को रेफर किया जाता है इस नाम से। इज देयर एनीवन बिलोंगिंग टू अ क्रिश्चियन कम्युनिटी या जिन्होंने उसका नॉलेज है या स्टडी किया है? टेस्टामेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, सीधी सीधी ओल्ड इंग्लिश में टेस्टामेंट को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर so far as our concern, our subject is concerned, यहाँ पर टेस्टामेंट, टेस्टामेंटरी, टेस्टामेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब है विल। आदमी मरने से पहले लिख के रखता है ना, मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको उसको ऐसे दे दो। Did you get the point? Did you get the point, students? Yes, sir. हाँ, so if the case is, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है ना, आप ज्यादा पढ़ते नहीं हो
और ये बातें आपको आने वाली है, फैमिली लॉ में ये पढ़ने ही वाले हो, लेकिन फैमिली लॉ में पढ़ने से पहले मुझसे सुन लो। टेस्टामेंटरी का मतलब होता है ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द मैटर रिलेटिंग टू विल। अगर किसी आदमी ने डॉक्यूमेंट लिख दिया, अगर विल के बारे में कोई सवाल उपस्थित नहीं होता है तो मैटर कोर्ट में क्यों जाएगा? उस आदमी की इच्छा का सम्मान रखना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी उस तरह से डिवॉल्व हो जाएगी। बट इफ द मैटर कम्स अप बिफोर द कोर्ट दैट दिस विल, दिस purported document, this document purported to be written by or executed by this and this person who is now dead, अगर उसके वेरासिटी के बारे में, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में, उसके करेक्टनेस के बारे में, वेदर इट इज जेन्युइन और फ्रॉड, अगर ऐसा सवाल उठता है तो उसका डिसीजन देने का पावर भी इसी कोर्ट को था। कौन से कोर्ट को? द कोर्ट विच वॉज एस्टॅब्लिश, कोणत्या भरतरे हो मी सांगितले त्यांना 2 वाजता। सो व्हेन द कोर्ट वॉज मैं क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ओके सॉरी। हाँ, सो अलॉन्ग विथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस टेस्टामेंटरी जुरिडिक्शन वाज आल्सो गिवन टू दिस कोर्ट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1718। अब वहां पर एप्लीकेशन कौन सा था लॉ का? तो देयर वेर कास्ट कस्टम्स, कंपनी के ऑर्डर और इंग्लिश लॉ। ओके, अगर मैटर पर्सनल लॉ का है तो उनके पर्सनल लॉज एप्लीकेबल थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। अगर पर्सनल लॉ का सवाल है, फैमिली लॉ का सवाल है, वहां पर एडॉप्शन का सवाल है, रिलीजियस मैटर है, तो उस कम्युनिटी के कस्टमरी प्रिंसिपल, उनके शास्त्र में, उनके रिलीजियस बुक में क्या लिखा था, वो इंडियन जजेस से पता करके डिसीजन दिया जाता था इंग्लिश कोर्ट के तरफ से, इंग्लिश जजेस के तरफ से। बट इफ द मैटर वाज आउटसाइड द परव्यू ऑफ इट, या दोनों पार्टी ने कोर्ट के सामने बोला दैट वी आर सबमिटिंग दिस डिस्प्यूट टू द लॉर्डशिप, आपके हिसाब से आप डिसाइड करो, तब जाके इंग्लिश लॉ, इंग्लिश कस्टम, कंपनी के ऑर्डर, कास्ट कस्टम जो भी है उस हिसाब से वो प्रिंसिपल अप्लाई करके डिसीजन होता था। और लास्ट पॉइंट जो था ये यहाँ पर बॉम्बे के, ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर और बिट। इनइक्वालिटी, देयर वाज इनइक्वालिटी अमंग्स द जजेस। अब हाउ वाज दिस इनइक्वालिटी वाज ऑपरेटिव? तो वो जो है ना, ये जो आप पढ़ चुके होंगे, अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ आप पढ़ चुके होंगे कि देयर वाज इनइक्वालिटी बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन जजेस। व्हाई? देखो, इन एवरी कोर्ट प्रोसीडिंग इंग्लिश जजेस वेर इंडिविजुअली मेंशन्ड बाय देयर नेम एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियन जजेस वेर मेंशन्ड कलेक्टिवली एज जजेस। अब देखो, हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज करके हमको ही वो क्या कर रहे हैं? दिस वाज अ क्लियर कट केस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वी आर सुपेरियर, यू आर इंफीरियर, वी आर बोर्न टू रूल। हम यहाँ पे राज करने के लिए आए हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास ह्यूमन फैकल्टीज की कमी है, और इसीलिए भगवान ने, गॉड ने हमें भेजा है आपके ऊपर राज करने के लिए। ये मेंटालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज इंडिविजुअलिटी वाज रिजेक्टेड। आपको जरूरत है इंडियन लॉ अप्लाई करने के लिए इन लोगों की, इसलिए इंडियन लोगों को बेंच पर लिया गया, बट दे वेर नॉट मेंशन बाय देयर नेम। इसका मतलब उनकी इंडिविजुअलिटी वहां पे नकार दी गई, उनका कोई अस्तित्व है ये भी नकार दिया गया। दे वेर मेंशन कलेक्टिवली एज अ ब्लैक जजेस। वहां पे कोई भी बैठे, मिस्टर XYZ हो, ABCD हो, उनको कलेक्टिवली कहा जाता था कि अकॉर्डिंग टू द ब्लैक जजेस दिस इज द ओपिनियन। लेकिन इंग्लिश की जब बात आती थी, इंग्लिश जजेस वेर मेंशन्ड बाय देयर इंडिविजुअल नेम। जस्टिस हैरिसन, जस्टिस रॉबिन्सन, जस्टिस जॉन, जस्टिस वॉलमार्क, जस्टिस वॉकर, जो भी नाम होता था, दे वेर मेंशन्ड बाय देयर नेम्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट शोज, दिस पॉइंट शोज द
colonial mentality of the Britishers that we are born to rule. और हमें जो डिग्निटी होती है ना एक इंडिविजुअल की, हम बोलते हैं हॉब्स, लॉक्स, रूसो, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है सब, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट सब पढ़ा है आपने, प्री लॉ में आपको सब्जेक्ट था ये, बराबर है? यस सर। तो हाँ, तो ये जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल ब्रिटिश लोगों ने कैसे इजाद किया आपने पढ़ा होगा। ये बड़े बड़े फिलोसोफर जो थे ब्रिटिश या फ्रेंच, यूरोपियंस, हम इन टोटलिटी हम बोलेंगे यूरोपियन जो थे, जो प्रिंसिपल पे हमारी आज की डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो अच्छा खासा वहां पर, ऑफ कोर्स वो लोग अच्छे ही होंगे जब उन्होंने लिबर्टी के बारे में बोला, जब उन्होंने फ्री विल के बारे में बोला, जब उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला, तो उन्होंने एक इंडिविजुअल लिबर्टी की बात वहां पे की, वो लोग अच्छे ही थे अपने मन से, बट ये यूरोपियन अच्छे यूरोपियंस थे, बट व्हेन कम्स टू द प्रैक्टिस, उन्हीं के जो भाव बनते, उन्हीं के जो भाई लोग थे जो यहाँ पर राज करने आए थे, उन्होंने वो बात कभी नहीं मानी, वो अपनी चला रहे थे। वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो था, वो यहाँ पर पूरी तरह दिखाई देता है। दैट वाज अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी। और ये जो जज था, ये जो कोर्ट था 1718 का, फिर से यहाँ पे जूरी सिस्टम नहीं थी। अब देखो, इससे पहले क्रिमिनल केस में जूरी सिस्टम थी, यहाँ पर जूरी सिस्टम थी ही नहीं। ये जो नौ जजेस का जो कोर्ट था, वहां पर जूरी सिस्टम नॉट अडॉप्टेड। जो सारे जजेस थे वो मिलकर डिसीजन देते थे, मिलकर मींस ब्रिटिश जजेस से डिसीजन देते थे, बाकी के इंडियन जजेस वेयर जस्ट फॉर द नेम से, उनसे ओपिनियन लिया जाता था। दे डिड नॉट हैव एनी से इन द डिसीजन वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, whether the decision should go in favor of this plaintiff or the defendant, उसमें उनका से कोई नहीं था। और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट बॉम्बे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यहाँ तक जो हम पढ़े हैं, कहीं पे कुछ गलत लिखा है या आपने पढ़ा है, या आपको कोई सवाल उठता है कि सर ये ऐसा कैसा है? If yes, yes, no, no, ताकि हम अगला चैप्टर। नो सर। मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट स्टॉप करता हूँ प्रेजेंट करना, ठीक है? वी आर, तनिष इज हियर, एक मिनट, समवन इज वेटिंग इन द लॉबी। एक और कोई तो भी चला गया है पार्टी से। वी वेर 30, लेकिन अभी 29 है, ठीक है। एक मिनट, मैं अब नहीं, सॉरी, एक मिनट लगेगा मुझे। डॉक्यूमेंट वन एट ए टाइम, बार बार डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं एक्चुअली। माय लैपटॉप इज अ बिट स्लो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट दिखने लगा तो मुझे बोलना whether it is visible or not. Yes, sir, it is visible. Yes, sir. It is. Yes, sir.
Okay, we'll start with the last bit of our syllabus. Chapter 1, मॉड्यूल नंबर 1 का ये जो आखिरी सिटी है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता. तो अभी बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया. नाउ जैसे मैंने पहले भी बोला था, पैरेलली जब काय म्हणते सहज आलं लेक्चर सुरू आहे, ओढून घ्या, दार ओढून घ्या म्हटलं. मेरी आवाज आ रही बराबर से? Yes, एक बार कंफर्म. हाँ, नाउ जैसे मैंने पहले भी बोला है, व्हेन दो peculiar developments were going on at Bombay as well as at Madras, कलकत्ता में कुछ अलग हो रहा था. ओके, कलकत्ता में भी कुछ अंग्रेज लोग आए जहाज लेकर, वो वहां पर उतरे. वहां का जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वहां पर कोई किंग तो नहीं था, क्योंकि कलकत्ता इट वाज अ पार्ट ऑफ मुगल सल्तनत. लेकिन मुगल सल्तनत के जो भी वहां पर एजेंट हुए होंगे, उनके जो सरदार हुए होंगे, जमींदार हुए होंगे, विद द हेल्प ऑफ दोस पर्सन दे हैड देयर कनेक्शन विद द अपर लेवल्स. और फिर उन्होंने कुछ कंसेशन ले लिए. कंसेशन का मतलब उन्होंने जमींदारी ही पाली. बिफोर कमिंग टू दी जमींदारी, ओके, यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस. ओके, एंड दिस कौन से विलेजेस थे? कलकत्ता, सुतानती एंड गोविंदपुर, हुगली. ओके, ना हुगली नदी के किनारे पर ये 3 छोटे छोटे गांव थे. यहाँ की जमींदारी उनको दी गई एट द कॉस्ट ऑफ एनुअल रेवेन्यू ऑफ 1195, इन एंड अराउंड 1200 रुपए के बदले में. इन एंड अराउंड फॉर द पीरियड 1195, 1195 रुपीज के बदले में उनको जमींदारी मिल गई. 1195 के बदले में इसका मतलब क्या है? हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सल्तनत जो है उसको 1200 रुपए देगी. और वो काम क्या करेंगी? वो लोकल लोगों की तरफ से कितना टैक्स लेती है वो उनका इशू. कम से कम 1200 रुपए ऊपर जाना ही चाहिए. उसके ऊपर जो भी बचता है वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का. ये इसका मतलब है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स केम एट कलकत्ता, देखो बॉम्बे में आए, वहां पर बॉम्बे वाज अंडर, आप अगर आपने सब अच्छी तरह सुना होगा मेरे तरफ से, तो बॉम्बे वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सूरत, किंग ऑफ सूरत, बराबर है. मद्रास में एक हिंदू किंग वहां पर राज कर रहा था, वो लोकल था. ओके, तो मद्रास की बात अलग थी. बॉम्बे वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग ऑफ गुजरात, उसके बाद पुर्तगीज, फिर बॉम्बे के पास आया. तो इट वाज अ काइंड ऑफ लोकल अफेयर. मद्रास का भी राजा था, वो कोई इतना बड़ा राजा नहीं था कि उसका हजारों किलोमीटर तक उसका राज है, नहीं. ही वाज अ लोकल किंग. जस्ट अ सेकंड. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता हमको. लेकिन जहां तक कलकत्ता की बात है, कलकत्ता वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिग फैटी मुगल सल्तनत. ओके, ऊपर से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वहां से शुरू हुई वाली जमीन, आज का पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा का पूरा ये पूरा पट्टा नीचे तक, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा नीचे का पार्ट. ओके, और फिर आज का पूरा कलकत्ता मीन्स पश्चिम बंगाल, फिर पूरा बांग्लादेश इंक्लूडिंग कंबोडिया वगैरह का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ तक ये मुगल सल्तनत फैली हुई थी. यू कैन जस्ट इमेजिन द प्रोपेंसिटी ऑफ, आज जहाँ पे भारत का बड़ा हिस्सा रहता है, बांग्लादेश नया देश है, जम्मू कश्मीर का इशू अलग है, पाकिस्तान नया देश है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान अलग अलग देश है. मुगल सल्तनत का स्कोप देखिए. और इस बड़े से मुगल सल्तनत में एक छोटा सा हिस्सा कलकत्ता, तो भी वो डेवलप नहीं था, ना ही वो कोई एस्टेब्लिश सिटी था, वो अंग्रेजों ने बनाया.
और इस बैकग्राउंड में जमींदारी was granted to Britishers for the period of, sorry, not for the rent of, for the revenue of 1195, 1200 के आसपास के रुपए में वो रेवेन्यू उसको दो, बाकी तुमको क्या करना है करो। यहाँ पर एक बात फिर से मैं एडिशनल कह देता हूँ कि हम कुछ राजाओं की, ओके, हम शिवाजी महाराज जी की पूजा करते हैं, हम शाहू महाराज जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इस कारण की वजह से, ये जो सेंटेंस मैंने आपको बोला है ना, इसका और ये जो पर्टिकुलरली है, मुझे पता नहीं, बाकी राजाओं के बारे में ज्यादा मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो दो राजे हमारे यहाँ पे हुए हैं, पहले अंग्रेजों के जमाने में और बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर अच्छे खासे सेटल हुए थे, उनके अमल के अंदर यहाँ पर गद्दी संभाली थी शाहू महाराज जी ने। तो ये दोनों राजाओं ने यहाँ पर क्या किया था, देखो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना रेवेन्यू कलेक्शन की, ये रेवेन्यू कलेक्शन की सिस्टम मराठा साम्राज्य में नहीं थी। जब तक शिवाजी महाराज जी थे तब भी और बाद में भी, ओके, बहुत सालों तक नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज दिस पर्टिकुलर सिस्टम was inherently defective. This revenue system was the source of main exploitation of the 100% population. यहाँ पे किसी को कोई बचाव नहीं था। वो जो एक जमींदार है ना, देखो यहाँ पर एक सिस्टम ध्यान दो, जमींदार का काम क्या था कि तुमको 1200 रुपए सालाना मुगल सल्तनत को दो, ठीक है, और अब वो 1200 देने के बाद वो लोगों से कितना निकालता है, 1250 निकलता है, 1300 निकलता है या 2000 निकलता है, उससे मुगल सल्तनत को कोई लेना देना नहीं था। ओके, अनलेस एंड अनटिल जमींदार वाज अ सैंड, जब तक वो संत आदमी नहीं है तब तक, और संत आदमी होने का कोई चांस ही नहीं था उस वक्त अगर आप जमींदार हो तो। ओके, आई नेवर हर्ड ऑफ एनी जमींदार जो ऐसा संत आदमी जिसने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए। हमने राजाओं के बारे में सुना है, हमने अकबर के बारे में भी सुना है, ओके, कि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए लोगों के बारे में, उसने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में काम किया, उसने ऐसा किया, उसने एक नया धर्म निकाला, दीने इलाही एंड ऑल दैट। ओके, तो हम अकबर की बात सुनते हैं, औरंगजेब वाज एन एक्सेप्शन, वो छोड़ दो। ओके, हम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हम शाहू महाराज की बात करते हैं, लेकिन कोई जमींदार बहुत अच्छा था ऐसा आपने कभी सुना? स्टोरी में भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जमींदार्स वेर इनहेरेंटली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज दे वेर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड दे वेर द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राजा को अपना निकल जाता था काम, राजा को अपना पैसा निकल जाता था, उसके शानो शौकत के लिए उसका राज्य। ओके, टू जस्ट अ सेकंड, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, अभी तो जमींदार जो थे वो इस तरह से क्या थे, एक्सप्लॉयटेशन के सोर्स थे, उनको कोई लेना देना, राजा को अपना पैसा निकल गया, जमींदार अपने एरिया में खुद के राजा थे और वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और यही सिस्टम शिवाजी महाराज जी ने निस्तनाबूद की थी। आपको बता दूं, आपको पता भी होगा शायद, आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने एक जो जमींदार वाज नथिंग बट एजेंट, तुम निकालो ऊपर का कमीशन, तुम खा लो, मेरा पैसा मुझे दे दो। ये सिस्टम यहाँ पर भी थी पहले आदिल शाही के दौरान, उसके बाद उनके आजू बाजू जो भी प्रॉब्लम था उस पॉइंट पर उन्होंने ये सारा सिस्टम बंद कर दिया, और उन्होंने जैसे आज सरकारी नौकर होते हैं वैसे नौकर अपॉइंट किए थे। रेवेन्यू सिस्टम तब भी थी, ओके, मराठा साम्राज्य था तब भी रेवेन्यू लिया जाता था लोगों से, बट नॉट बाय एक्सप्लॉयटेशन। रेवेन्यू सिस्टम का एक रेट था, कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, वहां पे अनाज कौन सा होता है, वहां पे क्वालिटी कैसी होती है, उस हिसाब से एक रेट फिक्स किया गया था। जितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन उतना ज्यादा रेट टैक्स का। दूसरी बात, टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी होते थे,
वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और वो पूरा का पूरा पैसा सरकारी खजाने में जमा करते थे। दे डिड नॉट हैव एनी कमीशन एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर उनको पगार मिलता था सालाना, महीने का, जो भी है। तो यहाँ पर उनको भ्रष्टाचार करने का या लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करने का कोई भी चांस नहीं था। और अगर कंप्लेन गई तो आपको पता है लोगों का क्या हाल होता था वहां पर। तो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट मेक्स ओके, इट डज मेक अ डिफरेंस बिटवीन द अदर पार्ट ऑफ दिस महाराष्ट्र एंड द होल बिग मुगल सल्तनत। लोग भी उसके बारे में अच्छा क्यों बोलते हैं, उस सिस्टम के बारे में उस एंगल से, इंसानियत के एंगल से बोलते नहीं। भले ही हिस्ट्री में उनकी बहुत वाहवाही होती होंगी, डजंट मैटर, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ। हिस्ट्री में दे डिड हैव अ बिग पार्ट, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बांधी, ये किया वो किया, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है, जब लोगों के लिए काम करने की बात आती है, तो उनका नाम कम ही निकलता है, नाम इधर का निकलता है। दिस इज द रीजन। लीगल हिस्ट्री पढ़ते समय यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये जो मैं आपको इतना छोटा सा पैरा अभी तक इतना समझा के दे रहा हूं, ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए। और इस एंगल से 24 अगस्त 1690 में कलकत्ता का फाउंडेशन अंग्रेजों ने किया। यहाँ पर देखो, फिर समझ में आ गया ये। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओके, इट बिकेम द जमींदार, उनको जमींदारी राइट दिए गए। और फिर उन्होंने कलकत्ता, सुल्तानती, गोविंदपुर, ये छोटे छोटे विलेज, अब ये छोटे विलेज कलकत्ता का पार्ट होंगे, कहाँ पे आता अभी पता भी नहीं होगा। तो कलकत्ता का फाउंडेशन उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया 24 अगस्त 1690 में। और 9 साल बाद कलकत्ता बिकेम अ प्रेसिडेंसी एज पर द प्रोविजन ऑफ चार्टर ऑफ 1661। ओके, 1661 के चार्टर के हिसाब से, मींस ईस्ट इंडिया, इसका मतलब क्या है? हाँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में बैकग्राउंड दूंगा, व्हाई दिस चार्टर ऑफ 1661 वाज कनेक्टेड विद कलकत्ता। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ चार्टर ऑफ 1661, 1699 में कलकत्ता बिकेम द प्रेसिडेंसी टाउन। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनने के बाद गवर्नर और उसके काउंसिल मेंबर वहां पर अपॉइंट किए गए। अब ये जो आखिरी पॉइंट है कि ये कलकत्ता में वो जमींदार बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्ट्री। व्हाई? अभी तक वो बॉम्बे में राज कर रहे थे, वो कलकत्ता में राज कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द लोकल किंग। लेकिन जब वो कलकत्ता में जमींदार बने, दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुगल एम्परर। जैसे बाकी के जमींदार थे, उनका खुद का स्टेटस था, उनका कोई एक स्टेटस, इसका यहाँ पे मैं एडिशनल स्टेटस था, उसके बाद उनका एक म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज थी सुप्रीम राजा के साथ, सुप्रीम अथॉरिटी के साथ। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो, इट वाज ऑल्सो जमींदार, तो उनके भी वो सारे राइट्स ऑब्लिगेशन वहां पे बन के तैयार हो गए थे। और इसीलिए ये बाद में जो डेवलपमेंट हुआ ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपको पता है बॉम्बे या दिल्ली जो था वो हेड होने से पहले ब्रिटिश राज का जो मेन हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। उसका रीजन ये था, कलकत्ता जल्दी जल्दी डेवलप होने में और वहां पर सत्ता केंद्रित होने में, बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा उनके कंट्रोल आने में, ये सारी बातें वहां पर कवर की गई थी। ठीक है, शैल आई स्टॉप द मीटिंग नाउ? 2 बज गए हैं और मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया भी है। शैल आई? Okay, sir. Okay, sir. Okay, Yes. okay. Okay, sir.